एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, योजना को परिभाषित कीजिए। उत्तर, योजना एक दस्तावेज है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से तैयार की गई विस्तृत योजना, कार्यक्रम और रणनीति को दर्शाता है। प्रश्न 2, भारत ने नियोजन को क्यों चुना? उत्तर, भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। औपनिवेशिक सरकार ने भारत को एक गरीब, पिछड़े और जड़ अवस्था में छोड़ दिया था। तब से संघीय संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक संप्रभु भारतीय गणराज्य में जन समस्याओं के समाधान के प्रयास किए गए हैं। आर्थिक समृद्धि के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने और आर्थिक समृद्धि उत्पन्न करने के लिए नियोजन किया गया। प्रश्न 3, योजनाओं में लक्ष्य क्यों होने चाहिए? उत्तर, योजनाओं में ऐसे लक्ष्य या उद्देश्य होने चाहिए जिन्हें देश एक निश्चित समयावधि में प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्यों के बिना योजनाकारों को यह पता नहीं चल पाएगा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। प्रश्न 4, चमत्कारी बीज क्या है? उत्तर, चमत्कारी बीज उच्च उपज देने वाले बीज हैं जो सुनिश्चित जल आपूर्ति, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के साथ मिलकर उच्च उत्पादन स्तर प्रदान करते हैं। प्रश्न 5, विपणन योग्य अधिशेष क्या है? उत्तर, यह कृषि उपज का वह हिस्सा है जिसे किसान बाजार में बेचता है। प्रश्न 6, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधारों की आवश्यकता और प्रकार की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत में जमींदार, महलवार और रैयतवार जैसे बिचौलियों की एक बड़ी सेना मौजूद थी जो वास्तविक कृषकों से लगान वसूलते थे और उसका एक हिस्सा भू राजस्व के रूप में सरकार को जमा करते थे। वे कृषकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। बिचौलियों के उन्मूलन का उपाय वास्तविक कृषकों और सरकार के बीच सीधा संबंध बनाने और जंगलों, बंजर भूमि आदि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए अपनाया गया था। काश्तकारी सुधार निम्नलिखित से संबंधित है। क, लगान का विनियमन। ख, काश्तकारी की सुरक्षा। ग, काश्तकारों के लिए स्वामित्व अधिकार। कृषि पुनर्गठन निम्नलिखित से संबंधित है। क, भूमि का पुनर्वितरण। ख, जोतों का चकबंदी। ग, सहकारी खेती। प्रश्न 7, हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ, संक्षेप में बताइए। उत्तर, हरित क्रांति अक्टूबर 1965 में शुरू की गई। इस रणनीति को नई कृषि रणनीति NAS या बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न नाम दिए गए हैं। नई कृषि रणनीति NAS अपनाने से पहले भारतीय कृषि की स्थिति इस प्रकार थी। क, कम और अनियमित विकास था। ख, अत्यधिक क्षेत्रीय असमानता और बढ़ती अंतर्वर्गीय असमानता थी। ग, लगातार 2 वर्षों तक गंभीर सूखा पड़ा था। घ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। अड़ा, अमेरिका ने भारत को PL 480 आयात से वंचित कर दिया था। भारत ने खाद्य आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले में विदेशी सहायता पर निर्भरता से छुटकारा पाने का फैसला किया और यही हमारी हरित क्रांति यानी वैज्ञानिक रूप से विकसित तकनीकों और उत्पादन विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति थी। हरित क्रांति के लाभ। आइए अब हरित क्रांति के लाभ देखते हैं। नंबर 1, आय में वृद्धि। क्योंकि हरित क्रांति कई वर्षों तक गेहूं और चावल तक ही सीमित रही, इसलिए इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों को मिला। इन राज्यों में किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हुई। हरित क्रांति इन राज्यों में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में सफल रही। दूसरा, सामाजिक क्रांति पर प्रभाव। आर्थिक क्रांति के साथ साथ एक सामाजिक क्रांति भी हुई।
पुरानी सामाजिक मान्यताएं और रीति रिवाज नष्ट हो गए और लोग तकनीक, बीज और उर्वरकों में बदलाव को स्वीकार करने को तैयार हो गए। खेती के पारंपरिक तरीके आधुनिक खेती के तरीकों में बदल गए। रोजगार में वृद्धि। हरित क्रांति ने मौसमी बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक हल कर दिया, क्योंकि एक जमीन पर एक से ज्यादा फसलें उगाने की संभावना के कारण साल भर ज्यादा काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती थी। साथ ही पैकेज इनपुट के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता थी, जिससे रोजगार दर में वृद्धि हुई। प्रश्न 8, नियोजन उद्देश्य के रूप में समानता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। उत्तर, आर्थिक विकास किसी देश में एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि है। समता का तात्पर्य आय या धन की असमानता में कमी, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान और आर्थिक शक्ति के समान वितरण से है। उच्च विकास स्तर और सामाजिक न्याय भारत की आर्थिक योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। जब इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे सामाजिक न्याय के साथ विकास कहा जाता है। प्रश्न 9, क्या नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण रोजगार सृजन के संदर्भ में विरोधाभास पैदा करता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण का तात्पर्य उन्नत तकनीक के उपयोग से है। उन्नत तकनीक के लिए प्रति इकाई उत्पादन में कम श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आधुनिकीकरण बेरोजगारी पैदा करता है। प्रश्न 10, भारत जैसे विकासशील देश के लिए नियोजन उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत गरीब, गतिहीन और पिछड़ा हुआ था। खाद्यान्नों का भारी आयात होता था। आत्मनिर्भर होना महत्वपूर्ण था। आत्मनिर्भरता की विशेषताएं हैं: क, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता; ख, विदेशी सहायता में कमी और आयात पर निर्भरता में कमी, जो घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने पर संभव है; ग, निर्यात में वृद्धि; घ, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों के योगदान में वृद्धि। प्रश्न 11, किसी अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना क्या है? क्या ये आवश्यक है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान दे? टिप्पणी कीजिए। उत्तर, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों द्वारा किए गए योगदान में अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना कहते हैं। यदि सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान देता है तो वह देश आर्थिक रूप से विकसित है। प्रश्न 12, योजना काल के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका क्यों दी गई? उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र निम्नलिखित रूप से उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क, एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण; ख, बुनियादी ढांचे का विकास; ग, पिछड़े क्षेत्रों का विकास; घ, बजट जुटाना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना; ड़, आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना; च, आय और धन वितरण की समानता को बढ़ावा देना; छ, रोजगार प्रदान करना; जा, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। प्रश्न 13, इस कथन की व्याख्या कीजिए कि हरित क्रांति ने सरकार को अपने भंडार बनाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिसका उपयोग कमी के समय में किया जा सकता है। उत्तर, हरित क्रांति कृषि उत्पादन और उत्पादकता में हुई जबरदस्त वृद्धि को संदर्भित करती है, जो नई कृषि तकनीक के आने से हुई है। इसके अभाव में अर्थव्यवस्था को प्रचुरता की अर्थव्यवस्था में बदल दिया। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। हरित क्रांति ने निरंतर खाद्यान्न की कमी को दूर करने में मदद की। उच्च उत्पादकता कार्यक्रम HYBP को केवल 5 फसलों अर्थात गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक सीमित कर दिया गया। वाणिज्यिक फसलों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गेहूं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। ये देखिए, इस सारणी में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, ये उत्पादन में ये क्रम संख्या है। ये 3 फसलें हैं, गेहूं, चावल और मोटे अनाज। 1965 से 66 में देखिए गेहूं 11.1 मिलियन टन है, देखिए मिलियन टन में है। और 2011 से 12 में
93.9 मिलियन टन, कितनी वृद्धि हुई? दूसरा चावल है, चावल 1965 से 66 में 35.1 मिलियन टन था, जो कि 2011-12 में बढ़कर 92.8 मिलियन टन हुआ। इसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई। तीसरा मोटे अनाज 26.1 मिलियन टन था, जो कि बढ़कर 32.5 मिलियन टन हुआ, इसमें भी वृद्धि हुई। गेहूं का उत्पादन तीसरी पंचवर्षीय योजना के 11.1 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 93.9 मिलियन टन हो गया। चावल का उत्पादन शुरू में धीरे धीरे बढ़ा और बाद में तेज गति से बढ़ा। उत्पादन तीसरी पंचवर्षीय योजना के 35.1 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 92.8 मिलियन टन हो गया। मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा और मक्का का उत्पादन 1965-66 में घटकर 26.1 मिलियन टन रह गया और फिर 2011-12 में बढ़कर 32.5 मिलियन टन हो गया। आइए प्रश्न 14 देखते हैं। सब्सिडी किसानों को नई तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन ये सरकारी वित्त पर भारी बोझ है। इस परिप्रेक्ष्य में सब्सिडी की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। उत्तर, सब्सिडी एक आर्थिक लाभ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के घरेलू उत्पादकों को दिया जाता है, अक्सर विदेशी कंपनियों के विरुद्ध उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने के लिए। ये किसानों को उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदने में मदद करता है। सब्सिडी देने का भार सरकार पर पड़ता है। सरकार को सब्सिडी के वित्त पोषण का भार वहन करना पड़ता है। सब्सिडी को कम करके और उन्हें छोटे किसानों और पिछड़े क्षेत्रों तक बेहतर ढंग से पहुंचाकर संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार की गुंजाइश है। आइए प्रश्न 15 पढ़ते हैं। हरित क्रांति के कार्यान्वयन के बावजूद 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में क्यों लगी रही? उत्तर, सकल घरेलू उत्पाद की संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन दर्शाता है कि भारत सतत विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन व्यावसायिक संरचना का स्वरूप दर्शाता है कि भारत अभी भी अविकसित है। जब लगभग 60.8% कार्यबल कृषि में लगा हुआ है, जहां उत्पादकता कम है और रोजगार अनिश्चित है, तो इससे निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय कम होगी और ग्रामीण जनता, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 72.2% है, के लिए व्यापक गरीबी फैलेगी। इसका यह भी अर्थ है कि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के मार्ग में एक बाधा होगा। प्रश्न 16। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, फिर भी कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारी घाटे में हैं और अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर बोझ है। इस तथ्य के आलोक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। उत्तर, यद्यपि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारी घाटे में हैं, फिर भी वे रणनीति चिंताओं और खतरनाक रसायनों के क्षेत्र में बहुत उपयोगी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकता है। नंबर 1, एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण। 2, बुनियादी ढांचे का विकास। 3, पिछड़े क्षेत्रों का विकास। 4, बचत जुटाना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना। 5, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। 6, आय और धन वितरण की समानता को बढ़ावा देना। 7, रोजगार प्रदान करना। 8, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। चलिए प्रश्न 17 पर चलते हैं। समझाइए कि आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की सुरक्षा कैसे कर सकता है? उत्तर, आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 से 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 तक का उद्देश्य था। महालनोबिस की विकास रणनीति आयात प्रतिस्थापन पर आधारित थी। आयात प्रतिस्थापन रणनीति का औचित्य शिशु उद्योग तर्क पर आधारित है। इसने वस्तुओं के आयात में भारी कमी लाकर विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की। बचाई गई विदेशी मुद्रा का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं, परिष्कृत प्रौद्योगिकी आदि जैसे विकासात्मक आयतों के लिए किया जा रहा था। इसने एक संरक्षित बाजार और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं की बड़ी मांग का निर्माण किया। प्रश्न 18, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्र को
क्यों और कैसे विनियमित किया गया? उत्तर, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर 1956 में निजी क्षेत्र की भूमिका न्यूनतम थी। नए उद्योग सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही अपना काम शुरू कर सकते थे। सरकार द्वारा जांच पड़ताल के बाद ही लाइसेंस दिया जाता था। प्रश्न 19 निम्नलिखित युग्मों को सुमेकित कीजिए। तो बच्चों, ये प्रधानमंत्री, सकल घरेलू उत्पाद, कोटा, भूमि सुधार, उच्च उत्पादकता वाले बीज और सहायकी हैं। तो इनको सही के साथ मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। कोटा आयात की जा सकने वाली मात्रा, यानी जिसे हम अपने देश में मंगा सकते हैं। भूमि सुधार कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। उच्च उत्पादकता वाले बीज अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। सहायकी उच्च उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो बच्चों, ये अंतिम प्रश्न था। इसके साथ ही हमने प्रश्नोत्तरों पर चर्चा समाप्त कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।